तो अगर मैं पूछना चाह रहा था कि पहली बात तो ये कि टर्मिनेट को अगर 2 कर दोगे तो फिर 32 कैसे लेके आओगे? आ सकती है क्या? पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, है क्या पॉसिबल फिर 32 आना? अगर मान लो टर्मिनेट 4 की जगह 2 कर दोगे तो 19 की जगह 17 हो जाएगी। 19 की जगह 17 हो जाएगी। 17 और 11 क्रेनियल हो गई, 28। एक मैंडिबल एक हाइड, 30। फिर 32 कैसे होगी? फिर भी 32 करना चाहो तो मैंडिबल को 2 काउंट कर लो और हाइड को 2 काउंट कर लो। कोई नहीं पूछेगा, इतना याद रखना कपाल में 32 होती है, लिखने का देर। लास्ट टाइम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, टर्मिनोलॉजी के अंदर लिखा था सामने की ओर का मतलब क्या होता है? एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर, पीछे की ओर। पृष्ठ भाग डोर्सल, अधर भाग वेंट्रल। फिर मध्य अक्ष की ओर मीडियल, मध्य अक्ष से दूर लेटरल, बीच में सतह के करीब सुपरफिशियल, सतह के ऊपर सुपीरियर, सतह के नीचे इंफीरियर, और सतह से दूर गहराई में डीप। तो आर्टरीज डीप होती है और वेन सुपरफिशियल होती है, ध्यान रखना यहां तक। उसके बाद में लिखा था अपन ने पामर प्लेंटर, आगे वाले पैर की जमीन को छूने वाली सतह क्या कहलाती है? पामर। और पीछे वाले पैर की जमीन को, ठीक है ना? हेडिंग डालो शरीर के अक्ष। हेडिंग डालो शरीर के अक्ष। प्लेन। शरीर के अक्षों की अगर बात करते हैं तो आता है मीडियन प्लेन, दूसरे पे आता है पैरामीडियन, या सेजिटल, और तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसवर्स प्लेन। सुन लो रे पहले। मीडियन प्लेन, शरीर को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मीडियन प्लेन के बराबर कोई सी भी रेखा हो, पैरेलल होनी चाहिए वो वाली, है ना? उसको अपन क्या बोलेंगे? पैरामीडियन या सेजिटल प्लेन। तो शरीर को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा तो एक ही होगी, यानी कि बिल्कुल बीच के अंदर से काट दिया, 50% इधर 50% इधर। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दिया, 0.01% अगर इधर कर दिया अपन ने, तो इधर की तरफ से 0.01% कम हो गया, इधर की तरफ 0.01% बढ़ गया। बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है ना? तो शरीर को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, रेखा क्या कहलाएगी? मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन के समानांतर, पैरेलल, कोई भी रेखा जो शरीर को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? पैरामीडियन। मीडियन प्लेन तो सिर्फ एक होगा, एक ही अक्ष को, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटना है। लेकिन पैरामीडियन बहुत सारे हो सकते हैं, इधर की तरफ कितने ही, लेकिन पैरेलल होने चाहिए मीडियन प्लेन के बराबर के। ठीक है ना? ट्रांसफर प्लेन की अगर बात करते हैं तो मीडियन प्लेन से 90 डिग्री पर कोई भी रेखा क्या कहलाएगी? ट्रांसफर प्लेन, अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर देखें, मान लो गलती से ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर भागों में बांटने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी? ये तो होगी मीडियन प्लेन। अब इस मीडियन प्लेन के बराबर में कोई कितनी रेखाएं खींच दो, क्या शरीर 2 बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा। इसको बोलेंगे पैरामीडियन या सेजिटल प्लेन।
और अगर इसके 90 डिग्री पर कोई भी रेखा खींच देते हैं, ऐसे कहीं पे ही खींच लो चाहे, इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन। अगर आडी खींच दो तो, ऐसे खींच दी तो ऑब्लिक प्लेन। ठीक है ना? एक रेखा तो ऐसे खींची है, फिर आडी टेढ़ी कैसे कर ली तुमने? एक रेखा ऐसा भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल यहां से ऐसे, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। कोई नहीं पूछता। दो याद रखोगे, शरीर को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को बोलेंगे मीडियन प्लेन, और मीडियन प्लेन के समानांतर कोई भी रेखा पैरामीडियन या सजिटल प्लेन। ये दो याद रखना। लिखो सर। दिक्कत यहां तक किसी को? क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, डिफाइन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, टर्म आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगी, एक आंसर देना है सीधा सीधा अपने को, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर लिखे हैं उसके अंदर तो बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व कर लेना, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से। पूछे जाएंगे इसके अंदर से चार टर्म्स, पहले नंबर पे होगी पामर प्लेंटर, और दूसरे नंबर पे होगी ट्रांसफर प्लेन, मीडियन और पैरामीडियन या सजिटल प्लेन। ये चार याद रखोगे। इसके बाद में लिख रहे हैं ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट लिखो हेड, HEAD। इसी के अंदर चल रहा है, टर्मिनोलॉजी चल रही है अभी भी। हेड बेसिकली, अब जो शब्दावली लिखेंगे वो बेसिकली हड्डियों को, जो अपन बोन्स पढ़ेंगे ना ऑस्ट्रोलॉजी, उसके रेफरेंस में बात करेंगे इनकी। एक आता है हेड, एक होती है नेक, एक होता है ट्यूबर,
पहले ट्रोक्लिया और कॉन्डाइल पढ़ते हैं। हेड, नेक, कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया, चार टर्म आती है हमारे पास। मतलब समझो इसका, हेड का मतलब सिर, गोल होता है कि चपटा होता है? शरीर के ऊपर होता है नीचे होता है? ठीक है, डिफाइन करने की बारी आती है तो हम हेड को डिफाइन करते हैं अस्थि के प्रारंभिक सिरे पर फैला हुआ गोलाकार भाग क्या कहलाता है? हेड। हेड की अगर बात करते हैं तो हेड आपको दो जगह पे मिलेगा, पहला ह्यूमरस के अंदर और दूसरा फीमर के अंदर। ह्यूमरस के अंदर हेड जो रहता है वो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जुड़ना होगा, गोल है, हेड है, गोलाकार होगा, तो इसको स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ना होगा, इसलिए सबसे ऊपर की तरफ में मिलेगा आपको। इसीलिए लिखा है अस्थि के प्रारंभिक सिरा, यानी सबसे पहला सिरा के ऊपर फैला हुआ गोलाकार भाग क्या कहलाएगा? हेड। तो हमारे शरीर के अंदर भी ऊपर की तरफ गोलाकार भाग क्या कहलाएगा? हेड। हेड के नीचे की तरफ ये सकरा भाग है, क्या कहलाती है? नेक। लिख दो इसके नीचे, हेड के नीचे का सकरा भाग क्या कहलाता है? नेक। तो जहां पर हेड मिलेगा वहां पर आपको नेक भी मिलेगा। लिखने का टाइम दिया जाएगा, है ना? देता हूं मैं लिखने का टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया की। कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया की अगर बात करते हैं तो साइकिल चलाई है आपने? चलाई है? तो साइकिल में जहां पर चेन चढ़ाते हैं बेसिकली, वो चक्का जिसके ऊपर, वो चक्का आपने देखा होगा गोल होता है एक तो, और फिर इसके ऊपर ऐसी ऐसी संरचनाएं होती है जिसके ऊपर चेन बिल्कुल फिक्स आ जाती है, ऐसी संरचना, है ना? कुछ ऐसी संरचना से ही समझो आप ये। पहले बात कर रहे हैं हम इन दो संरचनाओं की, ये वाली संरचना और ये वाली संरचना, ठीक है ना? अगर मान लो जैसे उंगली के अंदर अगर ऐसा करके देखें तो ये वाली ऊपर वाली संरचना और ये वाली संरचना, ये जोड़ीदार संयोजन सतह है, जोड़े के अंदर ही पाई जाएगी। इसको बोलते हैं नकल आकार। कौन सा आकार? नकल आकार। फायदा क्या रहेगा इसका कि जब कोई बोन यहां पर जुड़ेगी तो ये बोन के अंदर मूवमेंट ये वाला देगी, ये बोन को इधर या उधर नहीं खिसकने देगी, बिल्कुल बीच के अंदर रखेगी। तो अगर बात करते हैं अपन कॉन्डाइल की, हम कहते हैं KNUCKLE, जो शेप मैंने बताई है उसको बोलते हैं नकल, नकल आकार की जोड़ीदार संयोजन सतह। जोड़ीदार क्यों कहा है? क्योंकि हमेशा जोड़ी के अंदर रहेगी। मान लो ये तो हो जाती है, ये नहीं होती, तो यहां पर कोई भी जॉइंट बनता तो बोन इधर की तरफ भग जाती, जाती कि नहीं जाती? इधर की तरफ वाला नहीं होता तो इधर की तरफ भग जाती। बोन को अपनी पोजीशन के अंदर बनाए रखने के लिए आपको जोड़ी के अंदर ये वाली संरचना ही चाहिए। इस जोड़ी के अंदर संरचना को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। मूवमेंट सिर्फ ये वाली होगी बस। तो याद करो ऑक्सीपिटल बोन के अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल लिखे थे, तो उसके अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऐसी संरचना है जिसके अंदर एटलस जाकर फंसती है और ज्वाइंट का मूवमेंट ये वाला आता है हमारा, ठीक है? तो आप सिर्फ गर्दन को ऐसे ऐसे तो कर सकते हो, गर्दन को ऐसे करके दिखाओ, देखो ऐसे करते तो पूरी पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रा इधर की तरफ झुक जाती है ना? रोटेशन मूवमेंट थोड़ा सा आता है अपने स्पाइनल कोड के अंदर, अपन ऐसे भी तो घूम सकते हैं, ये रोटेशन मूवमेंट है बेसिकली। और ये वाला जो मूवमेंट है बेसिकली एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के लिए आवश्यक होता है, दो अस्थियों के बीच में कोण का बढ़ना या फिर कोण का घटना, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए आएगा। ट्रोक्लिया की अगर बात करते हैं तो ट्रोक्लिया के लिए कहते हैं पुल्ली सदृश खांचदार संयोजन सतह। कभी कुएं पे से पानी खींचते हुए देखा आपने? पुराने टाइम के ऊपर दो लकड़ियां लगी रहती थी, इसके बीच में एक डंडा और इसके बीच के अंदर एक गोलाकार पहिया लगा रहता था इस प्रकार से, और पहिए के बीच के अंदर जगह रहती थी यहाँ पर, दोनों तरफ तो साइड के अंदर पहिया बड़ा होता था ताकि रस्सी इधर उधर ना जाए, और फिर वो रस्सी गोल गोल इसी के अंदर घूमती रहती थी। इसको बोलते हैं पुली सिस्टम, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पुली सिस्टम। तो यहाँ पर जो खासदार ये वाली बात कर रहे हैं ये तो नकल शेप हो गया, लेकिन जो ये बीच वाला हिस्सा है ये वाला,
ये वाला कैसा हो गया, खांचदार हो गया, पुल्ली सदृश हो गया। इस वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ट्रोक्लिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रोक्लिया। हिंज जॉइंट के अंदर ही मिलेगा, सेम वही एक्सटेंशन फ्लेक्सर मूवमेंट को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके लिए लिखा है पुल्ली सदृश खांचदार ग्रूव्ड, खांच बनी हुई है बीच के अंदर, इस संयोजन सतह को क्या बोलेंगे, ट्रोक्लिया बोलेंगे। संयोजन सतह यानी दूसरी अस्थि के जुड़ने के लिए स्थान, ये संयोजन सतह होती है। तो नकल आकार की जोड़ीदार संयोजन सतह तो क्या कहलाती है, कॉन्डाइल, जबकि पुल्ली सदृश से खांचदार संयोजन सतह ट्रोक्लिया। अस्थि के प्रारंभिक सिरे पर फैला हुआ गोलाकार भाग और हेड के नीचे का सकरा भाग। दिक्कत, कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बड़े लेवल पे एक्सटेंशन फ्लेक्शन मूवमेंट की अगर बात करते हैं, तो जैसे ऊपर की तरफ जो गति मिलती है हमारे को, यहाँ पर ह्यूमरस का हेड है और स्केपुला ग्लेनोइड कैविटी है। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो ये ह्यूमरस जुड़ती है रेडियस अल्ना से, ठीक है ना। तो रेडियस अल्ना से जुड़ने के लिए यहाँ पर इस ह्यूमरस के अंदर दोनों तरफ आपको कॉन्डाइल भी मिलेगा और बीच के अंदर ट्रोक्लिया भी मिलेगा। जब ह्यूमरस का डायग्राम बनाएंगे वहां पर वापस से देख लेंगे अपन। सेम कंडीशन आपको फीमर के अंदर भी मिलेगी, ये वाली कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया वाली। लिख लिया, दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरोसिटी, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं स्पाइन, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं फोरामन। दोनों की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले ट्यूबरोसिटी, बड़ा गोलाकार प्रवर्ध, प्रवर्ध यानी बाहर निकली हुई संरचना है। ट्यूबरोसिटी की अगर बात करते हैं तो हड्डियां मसल्स से जुड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट, जबकि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। तो वो जो टेंडन जहां पर आकर जुड़ेगा उस जगह को अपन ट्यूबरोसिटी या ट्रोकेंटर नाम देते हैं। तो ह्यूमरस के अंदर बात करते हैं तो ह्यूमरस के अंदर रेडियल डेल्टो ट्यूबरोसिटी और लेटरल ट्यूबरोसिटी पाई जाती है ह्यूमरस के अंदर। तो और फीमर की अगर बात करते हैं तो वहां पर ट्रोकेंटर मेजर और ट्रोकेंटर माइनर पाए जाते हैं, है ना। तो बड़ा गोलाकार प्रवर्ध है जहां पर टेंडन आकर जुड़ेगा, उसको तो क्या बोलेंगे, ट्यूबरोसिटी। अगर छोटा प्रवर्ध होगा तो ट्यूबरकल बोलेंगे, और अगर यही प्रवर्ध नुकीला हो जाएगा तो स्पाइन कहलाएगा। फोरामन बेसिकली अस्थि में से छिद्र होगा, अस्थि के अंदर कोई छेद है, उस छेद को अपन क्या बोलेंगे, फोरामन। याद करो ऑक्सीपिटल अस्थि के अंदर फोरामन का नाम लिखा था अपन ने, क्या नाम था, फोरामन ऑफ मैग्नम लिखा था। कपाल का सबसे बड़ा छिद्र कौन सा होता है,
और वहीं पे नोट डाल के लिखा था शरीर का सबसे बड़ा छिद्र ऑब्टरेटर फोरामन। तो फोरामन का मतलब है अस्थि के अंदर से छिद्र आएगा ना, उसी को फोरामन बोलेंगे अपन। पूरा आर पार होना चाहिए, ये वाली बातें, ठीक है। तो ट्यूबरोसिटी की बात करते हैं तो ये मिलती है हमारे को ह्यूमरस के अंदर, डेल्टा ट्यूबरोसिटी और लेटरल ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरकल की अगर बात करते हैं तो होक जॉइंट, याद करो होक जॉइंट कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बनता है? टीबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, टार्सल। टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल से जुड़ती है क्या? बोलो, दोबारा बोलो। टीबिया, टार्सल और मेटाटार्सल। फिबुला नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फिबुला अवशेषी अस्थि होती है, छोटी सी, तो वो ऊपर ही रह जाती है, नीचे तो आती नहीं है। तो होक जॉइंट की अगर बात करते हैं हम, तो होक जॉइंट की जो संरचना बनाते हैं, जैसे पीछे वाला पैर बनाते हैं ना जानवर का, तो कुछ ऐसा बनाते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बनता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो टार्सल अस्थि पाई जाती है, उस टार्सल के अंदर एक नुकीला सा प्रवर्ध होगा, जिसको छोटा प्रवर्ध होगा, जिसको बोलते हैं अपन ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का नाम है कैल्केनियल ट्यूबरकल, ओस कैल्सिस या ट्यूबरकैल्सिस, तीन नाम देते हैं इसको। पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करता है। तो आगे जब अपन टार्सल अस्थियां पढ़ेंगे ना, वहां पर लिख लेंगे अपन। स्पाइन की अगर बात करते हैं तो स्पाइन पाया जाता है स्केपुला के अंदर। स्केपुला में स्पाइन पाई जाता है, जो स्केपुला को दो भागों में डिवाइड करता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अनुपात की बात कर लेंगे, गाय के अंदर 3:1 है, डॉग के अंदर 1:1 और पिग के अंदर 1:0.8 है। आगे बात कर लेंगे अपन, लिखो। पंकज जी कह रहे हैं एक बार और बताओ। एक बार लिख लो, सबको एक बार और बता देंगे आपको वापिस से। बाकी जितने भी नाम लिख रहे हैं, जब इंडिविजुअल बोन पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे वापस से बताऊंगा मैं। ट्यूबरोसिटी वापस से बताऊंगा कि हाँ वहां पर क्या लिखा था। दो 2018 के अंदर पूछा गया था फोरामन के लिए, अस्थि के अंदर से छिद्र निम्न में से क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दे रखे थे, क्या आंसर दोगे? फोरामन। ऑस्ट्रोलॉजी आपको डॉक्टर तो बनना है नहीं, इसलिए लिमिटेड ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जहां पर इंपॉर्टेंट फोरामन का नाम आएगा अपन लिखेंगे वहां पर। दिक्कत यहां तक नहीं। एक नाम आता है फोसा, एक नाम आता है क्लेफ्ट, और एक नाम आता है सल्काई या ग्रूव। इसके अलावा एक नाम आता है फेसेट, एक आता है कोर्नो। फोसा, क्लेफ्ट, सल्काई या ग्रूव, फेसेट, कोर्नो। ठीक है। खाना कौन कौन बनाता है आप में से? अरे खाना कौन कौन बनाता है? रूम पे रहते हो ना, पीजी वाले में तो बनाया बनाया मिलता है। रूम पे कौन कौन बनाता है? आटा किस किस को लगाना आता है? हाँ, लुगाई सूख पाएगी तुम्हारी, है ना। अब जस्ट एक कंडीशन इमेजिन करो, आटा लगा लिया अपन ने, अब चेक करते हैं ना आटे को कि भाई टाइट लगा है या लूज लगा है। तो अपन क्या करते हैं, उंगली लगा के देखते हैं। जस्ट एक उंगली लगाई, अपने उंगली हटा ली, क्या आटा वापस ऊपर की तरफ आ जाता है क्या? उसके ऊपर हल्का सा गड्ढा पड़ जाता है, उस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं? कोसा।
अस्थि पर छोटा दबाव युक्त स्थान क्या कहलाएगा? फोसा। ठीक है ना? तो सिर्फ उंगली लगा के देखिए अपन ने, तो जितनी उंगली लगाई उतना सा गड्ढा पड़ गया, हल्का सा बस, और ये इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? फोसा। ठीक है, याद करो, अब भूल जाओ घर पे खाना बनाना, याद करो वो हलवाई वाला सिस्टम आ रहा है। हलवाई वाला कैसे बनाता है? हलवाई क्या करता है? बहुत सारा आटा लगाता है, हाथों की बजाय वो घुटनों का इस्तेमाल करता है। ऐसे हकीकत तो हकीकत है ना? और फिर कहते हैं भैया गर्मा गर्म पूड़ियां देना, तो वो जब इतना सारा आटा लगाता है तो हाथों से तोड़ने के बाद वो चाकू से काटता है ना? तो मान लो वो जो आटा आपने लगाया है, जिसका आपने एक उंगली लगाई थी, उसके ऊपर चाकू से एक निशान बना दो, बन जाएगा? ऐसा नहीं लगेगा जैसे अस्थि के अंदर दरार सी आ रही है, क्रैक आ जाता है, जैसे दीवार के अंदर कोई क्रैक आ जाए इसके अंदर, ये कहलाती है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है अस्थि में दरार। छोटी सी होगी, बारीक सी, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है बस, जैसा फ्रैक्चर के अंदर हो जाता है ना, वैसे ही आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट। लास्ट टाइम फोसा के अंदर उंगली को ऐसे लगाया था, इस बार उंगली को ऐसे लगाओ, लगाए तो पूरी पूरी उंगली छप गई, एक लंबा और एक चौड़ा दबाव युक्त स्थान बन गया, इसको क्या बोलते हैं? सलकाई या ग्रूव। तो ये भी अस्थि के अंदर पाई जाएगी, अस्थि में लंबा व चौड़ा दबाव युक्त स्थान क्या कहलाएगी? सलकाई या ग्रूव। कॉर्न फैसेट की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं छोटी संयोजन सतह। छोटी संयोजन सतह, संयोजन सतह से मतलब किसी अस्थि के जुड़ने के लिए स्थान। छोटी बोन, स्मॉल बोन कौन सी होती है? कार्पल और टार्सल, है ना? तो अगर बात करते हैं अपन रेडियस अल्ना की, तो रेडियस अल्ना नीचे की तरफ कार्पल से जुड़ी हुई है, तो जहां पर कार्पल पाई जाएगी वो छोटी छोटी होंगी, और उन छोटी छोटी अस्थियों से जुड़ने के लिए रेडियस अल्ना के अंदर छोटी छोटी जगह ही पाई जाएगी, ताकि उसके बराबर की रहे। ऐसी छोटी संयोजन सतह को क्या बोलते हैं? फैसेट। क्या बोलेंगे? फैसेट। कोर्नो, सींग की तरह मुड़ा हुआ प्रवर्ध क्या कहलाता है? कुछ ऐसा, जैसे जानवर के अंदर सींग होते हैं ना ऐसे, वैसे क्या कहलाएगा? कोर्नो। बताएंगे कोर्नो कहां पर पड़ा था? हाइड बोन के अंदर लिखा था, एक लिंगुअल प्रोसेस और 4 जोड़ी कोर्नो पाए जाते हैं। तो कोर्नो बेसिकली सींग की तरह मुड़ा हुआ प्रवर्ध होता है, जो हाइड बोन के अंदर पाया जाता है। फैसेट की अगर बात करते हैं तो छोटी छोटी संयोजन सतह होती है, जहां पर कार्पल और टार्सल पाई जाती है वहीं पर मिलेगी, क्योंकि छोटी अस्थियां अपने पास में यही होती है। लंबा और चौड़ा दबाव युक्त स्थान क्या कहलाएगा? सलकाई या ग्रूव। अस्थि के अंदर अगर दरार आएगी तो क्लेफ्ट, और एक छोटा दबाव युक्त स्थान क्या कहलाएगा? फोसा। क्लियर है? उतारो ऐसे कैसे।
यहां पर हमारी टर्मिनोलॉजी होती है खत्म। तो जहां से हेड लिखा है और ये कोर्नू लिखा है, ये सारे के सारे अपने को अस्थियों के अंदर मिलेंगे, है ना। और नॉर्मली जहां से अपन ने एंटीरियर लिखा था, लास्ट के अंदर अपन ने लिखा था ट्रांसफर प्लेन वाला, वो अपने को नॉर्मल पूरी एनाटॉमी के अंदर किसी भी चीज की लोकेशन वगैरह दर्शाने के लिए अपन उन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो वहां से कम पूछे जाते हैं, ये ऑस्ट्रोलॉजी वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कम से कम ये तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो याद करो अपने को, कपाल पढ़ लिया था पूरा अपन ने, है ना। साइनस लिखा था कि एक वर्ड साइनस नहीं, चलो टर्मिनोलॉजी के अंदर लिख लेते हैं अपन। लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट लिखो साइनस। साइनस ये जो तुम अभी नाक से आवाजें कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। क्या बोलते हैं? आइटिस वर्ड जहां पर भी लगता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, है ना। तो साइनस में सूजन आना क्या कहलाएगा? साइनोसाइटिस। पहले डिफाइन सुनो फिर बाद में पढ़ना। अस्थि में श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई वायु गुहा साइनस कहलाती। कोई बोन है हमारे पास में, अस्थि है, इस अस्थि के अंदर की तरफ एक झिल्ली पाई जा रही है, और इस झिल्ली को अपन क्या बोलेंगे? श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। श्लेष्मा झिल्ली का काम होता है श्लेष्मा का श्रवण करना, और बीच के अंदर यहां पर क्या भरी हुई है? हवा। ऐसी गुहा को अपन क्या बोलते हैं? साइनस। क्या बोलेंगे? साइनस। नेजल कैविटी की अगर बात करते हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है कि सीधा नाक यहां से लिए अपन ने सांस और सीधी गले के अंदर जाके लंग्स के अंदर पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। नेजल कैविटी से जब आप सांस लेते हो तो नेजल बोन्स जो होती है, उन नेजल बोन्स के बीच में हवा सर्कुलेट होती है, और नेजल बोन्स के अंदर की तरफ श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। और वो श्लेष्मा झिल्ली का काम क्या होगा? दो काम करेगी ये। श्लेष्मा जो धूल के साथ में हानिकारक धूल के कण, हवा के साथ में धूल के कण, बैक्टीरिया वायरस जाएंगे, उनको चिपका लेगी, पहला काम तो ये करेगी। दूसरा, वातावरण का तापमान और हमारा शरीर का तापमान अलग अलग होगा। गर्मियों के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारा 37 है। सर्दियों के अंदर बाहर का 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारा फिर भी 37 है। तो हवा जो आप ले रहे हो वो आपके शरीर के तापमान के अनुसार होनी चाहिए। तो वो शरीर के तापमान के अनुसार हवा को करने के लिए वो बेसिकली इन साइनसेस के अंदर से घूम कर जाती है, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो किसी भी अस्थि के अंदर श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई वायु गुहा को अपन क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। नेजल कैविटीज के अंदर पाई जाएगी, नासा गुहा के अंदर ही मिलेंगे हमारे को। दूसरी खास बात, मुर्गे जो होते हैं इनके अंदर साइनस पाए ही नहीं जाते, अनुपस्थित होता है ना। मुर्गे के अंदर मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसकी नेजल कैविटी इतनी सी रहती है, चोंच के ऊपर ही दो छेद पाए जाएंगे, और वो सीधा कनेक्ट कर देंगे किसको? ट्रेकिया के से लंग्स को कनेक्ट कर देंगे। तो मुर्गे के अंदर साइनस नहीं मिलेंगे। शुरुआत के अंदर साइनस वाला कंसेप्ट था नहीं बेसिकली। शुरुआत के अंदर भगवान ने सारी की सारी सॉलिड्स बोन्स लगा दी, कोई नेजल कैविटी वाला कोई सिस्टम था ही नहीं, नाक थी, सीधी आवाज आती थी, सारा काम बढ़िया बढ़िया चल रहा था। तो सब कुछ बना बनू के भगवान ने गाय को भेज दिया जमीन पे चढ़ने के लिए, बोला जिले जा, जिले अपनी जिंदगी। गाय को चारा दिख गया, गाय चारा खाने लग गई, चारा खाते 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 पेट भर गया। पेट भरने के लिए अब सिर उठा के जाना भी तो था। तो गाय ने जैसे सिर उठाने की कोशिश करी, गाय को बहुत जोर आया, फिर भी बड़ी मुश्किल से सिर उठा के चलने लगी। 1-2 दिन काम भी चलाया उसने, लेकिन उसके बाद में पार नहीं पड़ी, क्योंकि वजन ज्यादा था सिर का। तो गाय परेशान होकर वापस भगवान के पास में गई, बोले महाराज ये क्या किया? बोले क्या हो गया? बोले मेरे सिर का वजन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से मैं सिर उठा के ही नहीं चल सकती, मैं सिर हमेशा मेरा नीचे ही रहता है। तो बोले क्या कर सकते हैं? हड्डियां वड्डियां तो बन गई। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि बता इसके सिर का वजन हल्का कैसे कर सकते हैं। तो चित्रगुप्त ने कहा कि जो हस्तियां आपने ठोस बनाई है, सारी बोन्स अपनी सॉलिड है, ये वाली है ना, तो आप ऐसा करो ना कि नेजल कैविटी के आसपास में जो बोन्स पाई जा रही है उनके अंदर से ठोस की जगह उनको प्लेट्स के आकार की कर दो, चपटी कर दो आप उनको, और अंदर श्लेष्मा झिल्ली लगा दो,
तो दो फायदे हो जाएंगे, श्लेष्मा की वजह से बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जाएंगे, दूसरा अस्थि का वजन भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो साइनस बनाए गए थे वो स्कल कपाल के वजन को कम करने के लिए बनाए गए थे, जिससे गाय और हम सिर उठाकर चल सकें, क्योंकि सिर भारी हो गया तो फिर अपन भी ऐसे ही चलेंगे। वैसे भी अभी भी वैसे ही चल रहे हैं अपन, ऐसे करते करते, है ना। सिर उठा के चला करो, मोबाइल में कुछ नहीं रखा है, लिखो इसके अंदर। 2016 में पूछा था ये। अस्थि में श्लेष्मा झिल्ली से गिरी हुई वायु गुहा क्या कहलाती है? साइनस। एग्जाम्पल जिस अस्थि के अंदर पाए जाएंगे उसी नाम से, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथेमोइड साइनस, अलग अलग। कार्य की अगर बात करते हैं, कपाल के वजन को कम करना, कपाल के वजन को कम करना। डिफाइन डिफाइन याद रखोगे आप। फ्रंटल अस्थि के अंदर पाया गया तो फ्रंटल साइनस कह दिया, मैक्सिला में पाया गया तो मैक्सिलरी साइनस कह दिया, एथेमोइड में पाया जाता तो एथेमोइड साइनस कह दिया। सभी जानवरों के अंदर साइनस पाए जाएंगे, लेकिन पक्षियों में साइनस नहीं पाए जाते। पक्षियों के नाम पे मुर्गा ही पढ़ते हैं अपन, तो मुर्गे के अंदर साइनस नहीं पाए जाएंगे। दिक्कत यहां तक किसी को? वापिस से मेन टॉपिक पे आ जाओ, ओस्टोलॉजी के ऊपर। कंकाल तंत्र शुरू किया था अपन ने, स्थिति के आधार पर कंकाल को दो भागों में डिवाइड किया था, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। फिर अंतः कंकाल के कार्य लिखे थे। उसके बाद में स्थिति के आधार पर अंतः कंकाल को दो भागों में डिवाइड किया था, अक्षय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षय कंकाल के अंदर चार नाम लिखे थे, कपाल, कशेरुकदंड, पसलियां और स्टर्नम। उपांगीय कंकाल के अंदर दो नाम लिखे थे, अग्रपाद की अस्थियां और पश्चपाद की अस्थियां। ठीक है, कपाल अपन ने पूरा पूरा पढ़ लिया। हेडिंग डालो कशेरुकदंड, वर्टिबल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिबल कॉलम याद करो, डायग्राम ऑस्ट्रोलॉजी वाला, जिसके अंदर जॉइंट्स वगैरह बनाए थे अपन ने। आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद? कपाल के जस्ट पीछे की तरफ अपन ने क्या बनाया था? कशेरुकदंड। कशेरुकदंड के अंदर अपन ने 5 प्रकार की कशेरुकाएं लिखी थी। सबसे पहले सर्वाइकल, है ना। एक तो क्वेश्चन सुना करो पहले पूरा, चिल्लाए थे पहले हो तुम, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हो, गलत हो जाता है फिर हमारा। सबसे पहले कौन सी आएगी? जो हमारी गर्दन के अंदर पाई जाएगी। उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में पूंछ में कौन सी मिलती है? गर्दन के अंदर सर्वाइकल, वक्ष गुहा के ऊपर पसलियों से कौन सी जुड़ी रहती है? थोरेसिक जुड़ी रहती है। पेट के ऊपर या एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर लंबर, हिप बोन में सैक्रम। जानते हो आप? तो बेसिकली अगर कशेरुकदंड की अगर बात करते हैं तो कशेरुकाओं से मिलकर बनता है, यानी कि वर्टिब्रा मिलकर बनता है। दो कशेरुकाओं के बीच में तंतु में उपास्थि की बनी
गद्दी लिख लो, पैड पाया जाता है, जिसे अंतर कशेरुक शक्ति यानी कि इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। पहली लाइन तो समझ में आ गई भाई, कशेरुक दंड है तो किससे मिलकर बनेगा, कशेरुकाओं से, और कोई सी भी दो कशेरुकाएं होंगी, उन दो कशेरुकाओं के बीच में तंतु में उपास्थि की बनी एक गद्दी पाई जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क। याद करो कार्टिलेज, याद करो कार्टिलेज के प्रकार। हाइलाइन कार्टिलेज के बाद में दूसरी कार्टिलेज कौन सी थी, फाइब्रो कार्टिलेज, और फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर दो एग्जाम्पल लिखे थे, एक तो इंटरवर्टिबल डिस्क और दूसरा मेनिस्काई। तो वही लिखा है कि दो कशेरुकाओं के बीच में तंतु में उपास्थि की बनी गद्दी पाई जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, पहले कशेरुका की अगर बात करते हैं अपन, कशेरुका की अगर बात करते हैं तो कशेरुका के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होता है, तीन भाग। इस कशेरुका से पहले एक वर्ड ऐड करेंगे जिसको अपन बोलते हैं प्रारूपिक कशेरुका। प्रारूपिक, टिपिकल वर्टिब्रा। प्रारूपिक कशेरुका का मतलब है ऐसी कशेरुका जिसके अंदर सभी संरचनाएं पाई जाएगी, जिसके अंदर इसमें से एक दो चीजें भी गायब हो गई उसको बोलते हैं अप्रारूपिक कशेरुकाएं। जैसे आपके अंदर सोचना एक आदर्श विद्यार्थी कौन सा होता है, बचपन के अंदर वो दोहा सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, और क्या था, अल्पाहारी और गृह त्यागी, है ना। अपने तो उल्टा है सब, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, अपन तो कुंभकर्ण वाले सोते हैं। सही है, उठने के लिए 5 अलार्म लगाते हैं, जिसमें 5वें अलार्म पे उठेंगे, पहले पे नहीं उठेंगे। दूसरा, बगुले जैसा ध्यान, एक पैर के ऊपर वो ध्यान रखता है नदी के अंदर की मछली कहां से जा रही है, ध्यान तो पता ही अपन है। इधर आधा ध्यान तो बोर्ड के ऊपर, आधा अपन चेक करते रहते हैं कि बाबू का मैसेज आया कि नहीं आया अभी, है ना। फिर अल्पाहारी, जेमने जाते हैं तब गड़े तक करते हैं ना अपन, रूम पे तो बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जीमने के अंदर लिमिटेशन थोड़ी रखते हैं फिर अपन, पूरा यहां तक। जीमने के दो ही उसूल होते हैं। कितने उसूल होते हैं, दो। पहली बार तो खाना ये सोच के खाओ कि जिंदगी में पहली बार जीम रहा हूं, पहला नियम तो ये है। और दूसरा नियम है कि दिमाग में ये बात रखो कि दोबारा कभी जीमने को मिलेगा नहीं, तब जाके बहुत अच्छे से जीम पाओगे, गले तक, यहां तक, है ना, यहां तक उल्टी ना है ना, तब तक जीमना चाहिए ऐसे। नियम तो ये कहता है तुम 2 रोटी खा लेते हो और उसके बाद में कुछ नहीं, और शुरुआत हमेशा मीठे से करना, ध्यान रखना, है ना। अगर पूरी सब्जी पहले खा ली तो फिर मीठा लास्ट में नहीं खा पाओगे। वो मीठा लास्ट वाला कंसेप्ट है ना, वो फालतू बढ़ाया गया। लास्ट के अंदर 1 या 2 गुलाब जामुन खा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। पहले मीठे पे फोकस करना है, उसके बाद के अंदर, ठीक है ना। जाते हो ना जिम में, अरे यार अब तो क्या जाओगे, तो देवस हो गए, है ना। अपने गोपालपुरा में गणे गार्डन है यार, घूमया करो, क्या है, देख लिया करो शादी। चलो कशेरुका के ऊपर आते हैं अपन। कशेरुका की अगर बात करते हैं तो कशेरुका के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आती है बॉडी, दूसरे नंबर पे आते हैं आर्च, और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोसेस। बॉडी को अपन काय बोलते हैं, आर्च को अपन कोण बोलते हैं, और प्रोसेस को अपन प्रवर्ध बोलते हैं। आर्च की अगर बात करते हैं तो आर्च 2 प्रकार का होता है, एक तो होती है लेमिनी और दूसरी होती है पेडिकल। लेमिनी और पेडिकल दोनों ही काम के नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। हमारे से पूछे जाते हैं प्रोसेस। प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो प्रोसेस 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास में स्पाइनस प्रोसेस, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में आर्टिकुलर प्रोसेस, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में ट्रांसवर्स प्रोसेस। पहले नंबर पे स्पाइनस है, दूसरे नंबर पे आर्टिकुलर है, और तीसरे नंबर के ऊपर है ट्रांसवर्स, जिसको आप अनुप्रस्थ भी बोलते हो कभी कभी। ट्रांसफर याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आता है वो सुनो। तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, स्पाइनस प्रोसेस, आर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस, और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोरेसिक वर्टेब्राओं में निम्न में से कौन सा प्रोसेस विकसित होता है। पहले नंबर पे आता है स्पाइनस प्रोसेस। कौन सी कशेरुकाओं में विकसित होगा,
वक्ष कशेरुकाओं में, वक्ष कशेरुका यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा में। और अगर बात करते हैं ट्रांसफर प्रोसेस की, तो ये बेसिकली कौन सी कशेरुका में विकसित होता है? लंबर वर्टिब्रा के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ही याद रखोगे। तो टिपिकल वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं, प्रारूपिक कशेरुका की अगर बात करते हैं, तो प्रारूपिक कशेरुका के कितने भाग होते हैं? 3। सबसे पहले, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। आर्च कितने प्रकार के? सबसे पहले। फिर प्रोसेस कितने प्रकार के? सबसे पहले। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा में कौन से विकसित है? स्पाइनस प्रोसेस। और लंबर वर्टिब्रा में ट्रांसफर प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये बीच के अंदर मिलेगा और संख्या के अंदर 1 होगा, सिर्फ बीच के अंदर मिलेगा और संख्या में 1। आप यहाँ से गर्दन के अंदर से फील करेंगे, आपको एक भी प्रोसेस नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप पसली के बराबर में जाओगे तो यहाँ पर आपको उठे हुए प्रोसेस मिलेंगे। अपने अंदर तो इतने ज्यादा, जिसके अंदर कम स्पष्ट दिख रहे हैं वो थोड़ा सा गाय को देख लो एक बार। गाय की ये गर्दन है, ये गर्दन, उसके बाद में उभरा हुआ स्थान आता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो थोरेसिक वर्टिब्रा रहती है, उन थोरेसिक वर्टिब्राओं के अंदर ये स्पाइनस प्रोसेस बीच के अंदर ये डेवलप मिलेगा आपको। संख्या में कितना होगा? 1। कौन से कशेरुकाओं में विकसित होगा? थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर। क्लियर है? तो गाय के अंदर देख लेना, ये वाला आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में ट्रांसफर प्रोसेस, अनुप्रस्थ प्रवर्ध। गाय भैंस देखिए कभी आपने? हाथ लगा के देखा कभी? हाथ जब लगा के देखोगे तो लेफ्ट पैरालंबर फोसा और राइट पैरालंबर फोसा, जहां से अपन बेसिकली रोमन की मूवमेंट या आफरा वगैरह देखते हैं, उसके जस्ट ऊपर की तरफ वर्टिब्रा जो पाई जाती है वो लंबर वर्टिब्रा रहती है। और उस लंबर वर्टिब्रा में ऊपर की तरफ आपको प्रोसेस नहीं मिलते, वहां पर दोनों साइडों के अंदर उंगलियों की तरफ फैले हुए प्रवर्ध रहते हैं। और वो फैले हुए प्रवर्ध कौन से होते हैं? ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं। तो ये साइडों के अंदर निकले हुए रहेंगे, अनुप्रस्थ रहेंगे, जबकि स्पाइनस प्रोसेस ऊपर रहेंगे बीच के अंदर। तो स्पाइनस प्रोसेस विकसित होंगे थोरेसिक वर्टिब्रा में और ट्रांसफर प्रोसेस विकसित होंगे लंबर वर्टिब्रा में। और जिन भी कशेरुकाओं के अंदर ये सारी संरचनाएं पाई जाएगी उनको कौन सी कशेरुका बोलेंगे? प्रारूपिक कशेरुका। और जिनके अंदर नहीं पाई जाएगी उसको बोलेंगे अप्रारूपिक कशेरुका। क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रारूपिक कशेरुका होती है, निम्न में से कौन सी अप्रारूपिक कशेरुका होती है? प्रारूपिक और अप्रारूपिक की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? सर्वाइकल वर्टिब्रा। और सर्वाइकल वर्टिब्रा कहां पाई जाती है? गर्दन के अंदर। और संख्या में कितनी होती है? 7। सभी स्तनधारियों के अंदर, चाहे मैं हूं तो मेरे अंदर भी 7 है, आपके अंदर भी 7 है, अगर हाथी है तो उसके अंदर भी 7 है, ऊंट है उसके अंदर भी 7 है, जिराफ है उसके अंदर भी 7 है। बस जिसकी गर्दन लंबी उनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा आकार में भी बड़ी और बीच के अंदर जो इंटरवर्टिबल डिस्क पाई जा रही है वो भी बड़ी, लेकिन संख्या कितनी रहेगी? 7। ठीक है ना? तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो संख्याएं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इनके अंदर से बात करते हैं तो ये जो 3 होती है, 3 4 और 5, ये तो होती है टिपिकल। कौन सी होती है? जबकि 1 2 और 6 और 7 ये दोनों होती है एटिपिकल। तो हमारे से पूछा जाता है, ऑप्शन के अंदर दे दिया जाता है 1 2 4 6 निम्न में से कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो टिपिकल होती है, प्रारूपिक होती है? क्या आंसर करोगे? 4। क्लियर है? इसी के लिए पूछा जाएगा और किसी वर्टिब्रा के बारे में नहीं पूछा जाता। अगर बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की, तो स्पाइनस प्रोसेस विकसित है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोसेस पाए नहीं जा रहे। आर्टिकुलर प्रोसेस का काम होता है बेसिकली, इस आर्टिकुलर प्रोसेस का काम होता है दो कशेरुकाओं को आपस में जोड़ना। इधर में मिलेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर में मिलेंगे और राइट साइड के अंदर हुक जैसी संरचना मिलेगी, ये वाला। तो आगे पीछे तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये ऐसे मूवमेंट कर सकते है ना। तो अपन जो थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं ना पीठ को, तो बेसिकली आर्टिकुलर प्रोसेस थोड़ा सा रोटेट हो जाता है ऐसे, इसकी वजह से घूम पाते, वरना घूम नहीं पाते, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट के अंदर। ठीक है ना? तो ट्रांसफर प्रोसेस तो बिल्कुल बीच के अंदर पाए जाएंगे और थोरेसिक वर्टिब्रा में विकसित होंगे। आर्टिकुलर प्रोसेस दो कशेरुकाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और ट्रांसफर प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो लंबर कशेरुकाओं के अंदर ज्यादा विकसित होंगे। इंटरवर्टिबल डिस्क की अगर बात करते हैं कशेरुक दंड के अंदर, तो इंटरवर्टिबल डिस्क जो पाई जाती है वो सभी कशेरुकाओं के बीच के अंदर मिलेगी और कशेरुकाओं को आपस में फ्रिक्शन को या घर्षण को रोकने का काम करेगी। अगर इंटरवर्टिबल डिस्क खराब हो गई मान लो, है ना, लगातार एक ही पोजीशन के अंदर बैठे रहने से, स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे बाइक लेकर, ज्यादातर बाइक चलानी पड़ती है, एक ही पोजीशन में बैठते हैं, तो हमारी जो लंबर वर्टिब्रा होती है L4 L5 के अंदर, तो जो भी वहां पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है
और वहां की बीच की जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वो नष्ट हो जाती है और दोनों कशेरुकाओं को आपस में संपर्क में आने लग जाते हैं, जिससे हमारे बैक पेन होने लग जाता है। स्लिप डिस्क का नाम सुना होगा आपने। वो बेसिकली स्लिप डिस्क, ऐसा नहीं डिस्क स्लिप हो गई साइड के अंदर निकल गई, वो बेसिकली धीरे धीरे गलने लग गई लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से। तो साल 2 साल बाद के अंदर थार वार ले आना फिर, है ना। गाड़ी से प्रैक्टिस करनी है अपने को, शरीर थोड़ी खराब करना है। दिक्कत है इसके अंदर, डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले लिखो ये।